जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TN के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10th की विज्ञान यानी साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साइंस का कैसा कैसा क्वेश्चन देखेंगे? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि VBI है। कैसा क्वेश्चन है? VBI है। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो देखिए, दर्पण दर्पण में अगर मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। कोई भी दर्पण हो तो दर्पण के जब आगे कोई वस्तु हो, अगर आगे क्या हो, वस्तु हो, तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। इधर वाले जो भी हो यानी लेफ्ट साइड, उसकी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। किधर? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और राइट साइड में, अगर राइट साइड में कोई चीज़ है, वस्तु है, तो इसे धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? धनात्मक। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक करने का मतलब इसकी फोकस दूरी कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होना चाहिए, है ना। और लेफ्ट साइड फोकस किस में बनता है? तो वो बनता है अवतल दर्पण में। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस इधर होता है। फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, तो वो होगा किस में? अवतल दर्पण में होगा। ऑप्शन नंबर बी में होगा। ऑप्शन नंबर बी में होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो ये इसमें क्या संबंध रहता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में? तो इसमें संबंध रहता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो ये फोकस है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है ना। ये संबंध है फोकस और वक्रता त्रिज्या में। तो ऐसा ऑप्शन है बी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। और बीच बीच में वीडियो आप रोक कर जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम कितनी दूरी होती है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। और अगर इसी में पूछा जाए कि दूर देखने के लिए अ, दूरतम बिंदु कितना होगा, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है अनंत। वो क्या होता है? अनंत। नज़दीक देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर देखने के लिए यानी दूरतम बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है या सबसे कम फैलता है? ऐसा भी पूछ सकता है ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम झुकता है या सबसे कम फैलता है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो सबसे कम फैलता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो सबसे कम झुकने वाला रंग है लाल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए, सबसे कम फैलने के कारण ही जो लाल रंग होती है बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इसका उपयोग रेलवे सिग्नल में भी किया जाता है, खतरे के संकेत में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक जाती है इसलिए। तो दूर तक जाने का मतलब ये फैला रास्ते में नहीं, फैल जाता तो दूर तक नहीं जाता, है ना। तो लाल रंग सबसे अधिक फैलती है, सबसे कम झुकती है ना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो देखिए, मानव के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसे यह बताता है कि ये कैसा है? सीधा है। हमारा ब्रेन उसे सीधा प्रतीत करता है। लेकिन आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।
आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला, यानी ब्लू। ब्लू है पानी पानी, गाना सुना होगा, ब्लू है पानी पानी। तो इसका ऑप्शन है ए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के कारण। ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होती है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। परिकिरणन मतलब होता है फैलाव। प्रकाश के रंग में जो नीला रंग होता है वो अधिक फैलता है, जिसके कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी कौन ऐसा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब क्या बने? बड़ा बनता है। ऑप्शन ए, समतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा बनता है किसमें? अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो इसे दूर करने के लिए कौन सी लेंस का इस्तेमाल होता है? किस लेंस का उपयोग होता है? वो होता है अवतल लेंस। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी, मोटर। ऑप्शन सी, जनरेटर। ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, बताता है कि विद्युत धारा आ रहा है, वो कौन बताने वाला है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है। किससे? एम्पियर से, है ना, एम्पियर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? किस नियम को? दाएं हाथ के अंगूठे को। दाएं यानी दाहिना, बाएं बायां। ऑप्शन ए, आउटर्ड और स्टेट होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी, फ्लेमिंग। ऑप्शन सी, आइंस्टीन। ऑप्शन डी, मैक्सवेल। तो ये नियम कौन देता है? वो देता है मैक्सवेल। मैक्सवेल। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, विभवांतर का ये मात्रक होता है। विभवांतर का ये मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, वोल्ट। ऑप्शन बी, ओम। ऑप्शन सी, एम्पियर। ऑप्शन डी, कूलम। तो विभवांतर की ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का। कूलम किसका होता है? तो ये होता है कूलम। कूलम आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी प्रतिरोध बढ़ता है। ए, श्रेणी क्रम। बी, समांतर क्रम। सी, श्रेणी एवं समानांतर दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो किस में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में बढ़ता है। ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम लोड ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। कैसा प्रकृति होता है? काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या चुंबकीय बल रेखा को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव डालता है, यानी वो कैसा? तो वो है काल्पनिक रेखा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या करा? किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल। ये पावर में होगा भैया 10। ऑप्शन बी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन सी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है कि जैसे हम एक बार इस्तेमाल करें और ख़त्म ना हो, यानी दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नवीकरणीय कहलाता है, और इसकी पूर्ति जल्दी हो जाती है। ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं सोलर, है ना। तो इसका क्या, अगर हम करंट निर्माण करते हैं सौर ऊर्जा से, तो क्या सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं, यानी उसकी पूर्ति तुरंत हो जाती है। तो इसलिए सौर ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय है।
ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कैसा लेंस? अपसारी। आपके मतलब होता है कि अगर कोई प्रकाश को ऊपर मोड़ दे तो उसको कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस कहा जाएगा अवतल लेंस को, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवतल लेंस जो होता है इससे आने वाली जितनी प्रकाश की किरणें होते हैं वो क्या कर देती है, उसे फैला देती है, उसे फैला देती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से जितनी भी किरणें आती है वो एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। तो अपसारी अवतल लेंस को, अभिसारी उत्तल लेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग देखिए, याद रखिएगा कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, ये तीनों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी, लाल, हरा, नीला। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कैसा भाग? रंगीन होता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है? आइरिस होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक HP बराबर होता है, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर इसका हिंदी होता है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, है ना। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के क्या होता है? बराबर होता है, ऑप्शन ए। यानी एक हॉर्स पावर यानी एक घोड़े का जितना पावर होता है वो 746 होता है ना। तो एक HP कितने के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं।